लोकसभा का चुनाव का फिर बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से मतदान शुरू होंगे। पूरे बिहार में सभी लोग इसे लेकर अपना अपना नजरिया रख रहे हैं। चर्चा हो रही है हर दुकानों में, चाय के दुकान हो, अन्य दुकान हो, घर में इससे ही चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव पर सभी लोग विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं, रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं पटना मनेर के जुराखन टोला में। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं चुनाव के, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। और इस बीच हम जानना चाहेंगे जी, आज अभी चर्चाएं चल रही थी चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? चुनाव हमारा महापर्व है लोकतंत्र का, और हम भारतवासी इसमें काफ़ी खुशी से अपना वोट भी देते हैं, शो भी मनाते हैं, और लोकतंत्र के महापर्व को खुशी खुशी जन जन तक ले जाते हैं। बड़ी चर्चा हो रही है लोग रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर। अभी चुनाव आया है, उधर से राहुल गांधी रोजगार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो रोजगार तो चाहिए इस नौजवानों को। हमारे देश में 35% नौजवान हैं, और नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हम केवल सरकारी नौकरियों पर ही फोकस करते हैं। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारी जो रोजगार परक योजना हो, जो भी हमारे समकक्ष देश हैं, जो जिनकी जनसंख्या काफ़ी है, वो रोजगार पर ही ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं, ना कि वो केवल नौकरी पर फोकस करते हैं। हालांकि उसमें भी कमी आई है, लोगों को मिल नहीं रहा। स्वाभाविक है कि हमारी जनसंख्या जिस तरह से आगे बढ़ रही है युवाओं की, तो हमें नौकरी देने के लिए रोजगार परक योजनाएं ही लाना होगा, लेकिन हम सरकारी नौकरी के लिए सोचेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैबिनेट का गठन इसीलिए किया जाता है कि लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाए, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता की जाए। बिल्कुल चिंता की जा रही है। आयुष्मान भारत उसी का है जो हम स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं। बिल्कुल चिंता की जा रही है। हम जो अभी अपने लोगों को शैक्षणिक दृष्टिकोण से, हम उनको रोजगार परक दृष्टिकोण से हम अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं, और उनको स्किल्ड बना रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे स्किल्ड बने और रोजगार परक योजनाओं में आगे बढ़े। DRDO इसका प्रमाण है। हम अपने बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, स्किल्ड बना रहे हैं, ताकि वो अपने ढंग से इस देश को खड़ा कर सके। 2019 की बात की जाए, काफी चर्चाएं हुई थी, हर पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति के तहत घोषणा की थी, लेकिन आज भी आम आवाम वही का वही है। आवाम वहीं पर नहीं है, आवाम का चश्मा गलत हो गया। हम अपने देश को देश के स्तर पर नहीं देखते। जब चुनाव आता है तो हम अपने को व्यक्ति केंद्रित चुनाव मान लेते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को नहीं सोचते। हम राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र का चुनाव राष्ट्र के लिए, यह पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। विधानसभा के चुनाव में आप रोजगार की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप ब्लॉक डेवलपमेंट या जिला डेवलपमेंट, कलेक्टर या BDO की बात तो नहीं कर रहे सर। आप तो आलोचना कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हमारा विदेश नीति क्या है, हमारा राष्ट्र नीति क्या है, हम अपने देश को आज कितने $ट्रिलियन में ले जा सकते हैं, विदेशों में भारत का डंका किस तरह से बज रहा है। यह चुनाव लोकतंत्र का है, यह केंद्र का चुनाव। लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है, विदेश नीति हमारी अच्छी है, लेकिन यहाँ हम लोग जो भूखे मर रहे हैं उसके कैसे होगी भरपाई? भूखे मरने वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो विरोधी है। अरे आपको भूखे नहीं मरने दिया जाए, इसके लिए तो आपको किसान निधि मिल रहा है, आपको हर घर को 5 किलो अनाज मिल रहा है, आपके हर बच्ची या बच्चियों को उसको पढ़ने के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से सहयोग किया जा रहा है, नौजवानों को सहयोग किया जा रहा है। केवल सरकार योजनाएं दे रही है और उसको पुष्पित और पल्वित भी कर रही है। तो क्या केवल 5 किलो जो आप बात कर रहे हैं अनाज चावल से, क्या उससे उनके पेट भर जाएगी? तो आप कहना चाहते हैं कि वो भी हम बंद कर दें? नहीं तो आखिर कैसे होगी? केवल चावल ही लोग खाएंगे? नहीं, चावल भी खाएंगे, गेहूं भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, सभी खाएंगे। तो केवल सरकार पर आप आश्रित है क्या? सरकार आपको सब कुछ दे देगी और आप पंगु बन के खाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम जिस लायक हैं उस लायक हमारी रोजगार की व्यवस्था हो। बिल्कुल की जा रही है। हमारे पास जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर सरकार का यह भी एक पॉलिसी कि हमारे यहाँ जनसंख्या आधारित व्यवसाय होना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण पर तो कोई बात नहीं होती है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं होगी, आप 2 स्तर में जनसंख्या देंगे, कहीं पर 1, 2, कहीं पर 5, 10, ये कैसे होगा? हालांकि इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर
बड़ा ही उस समय एक रणनीति तैयार की थी, आज तक लागू नहीं हुई। इंदिरा गांधी जो जनसंख्या नियंत्रण की कानून बनाई थी, वह नियंत्रण कानून पालन हो जाता अगर इंदिरा गांधी के अधिकारियों ने जोर जबरदस्ती हाइड्रोसील ऑपरेशन का योजना नहीं लागू किया होता। सरकार योजनाएं लाती है, अगर उसको जमीन पर लाने वाले उनके अधिकारी ठीक से काम न करें तो स्वाभाविक है कि सरकार फ्लॉप होती है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार फ्लॉप हुई है। अच्छा, ये चुनाव के वक्त ही केवल घोषणाएं होती है, चुनाव के पहले कहीं रोजगार। अच्छा, महंगाई का एक मुद्दा गरमाया हुआ है, महंगाई से लोग आमजन त्रस्त है। पहले चर्चा हो रही थी, अभी हमने देखा था कि 1 रुपया बढ़ा था दाम पेट्रोल का, तो स्मृति ईरानी की सड़क पर आई थी, अब नहीं। ऐसा क्यों? अगर ऐसा लगता है इस देश के नागरिक को तो स्मृति ईरानी 1 रुपया के लिए आई थी, तो आज तो पूरे विरोधी दल को, इंडी गठबंधन को आ जाना चाहिए सड़क पर। कौन रोका है? और महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई आपको 1 रुपया बहुत महंगा लग रहा है। आप यूक्रेन नहीं देख रहे हैं, आप अफगानिस्तान नहीं देख रहे हैं, आप आज ईरान नहीं देख रहे हैं, आज आप हमास नहीं देख रहे हैं। आप अपने को केवल सीमित व्यक्तिगत क्षेत्र में क्यों ला दे रहे हैं? हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ पर खड़े हैं, इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? अगर आपको करोड़ों की संपत्ति और फ्री में राशन दे दिया जाए और यूक्रेन जैसा युद्ध क्षेत्र में आपको डाल दिया जाए, चाइना और पाकिस्तान आपको आक्रमण कर दे, आप अपना जीवन बचाने के लिए लड़ेंगे ना 1 रुपया सस्ता के लिए लड़ेंगे? चलिए, ये बात तो हुई, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव है, महाकुंभ में आ गए, महापर्व है, कैसे इस बार की क्या रणनीति होगी, कैसे देख रहे हैं आम आवाम के लिए? आम आवाम को हर सुविधाएं दी जाएगी, चाहे वो किसान निधि योजना हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम स्वास्थ्य परियोजना ला रहे हैं, हम किसान निधि परियोजना ला रहे हैं, हम नौजवानों के लिए स्किल डेवलप की योजना ला रहे हैं, हम बच्चे और बच्चियों को फ्री एजुकेशन के लिए योजना ला रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं, हम एटमॉस्फेयर से लेकर एजुकेशन तक, हम छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सारी योजनाओं पर सोच रहे हैं और उसको अमल करेंगे, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी मतलब 100% पूर्ण करना है। चलिए, देख लीजिए, हमारे बीच से समाज सेवी हैं दशरथ जी, इनका कहना था कि जिस तरह से एक बार फिर से लोकसभा का महापर्व आया है, इसमें हर व्यवस्थाएं आम आवाम के लिए ही की जा रही है। पिछले बार जो कमियां रही हैं उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। और हमारे बीच लोग हैं, इनसे हम जरा जानना चाहते हैं, एक बार फिर से महापर्व आ गया है चुनाव का, आप भी पिछले बार से वोटिंग कर रहे थे, इस बार भी करेंगे, क्या लगता है किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती है? 10 साल में तो समस्या बहुत हो गई है। मोदी जी के सरकार में हम लोग को बहुत आशा था कि मोदी के सरकार बनेंगे, हम लोग को सुख सुविधा मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाई, और इनके चलते बहुत बेरोजगारी हो गया है, और किसान को बुद्धू बनाया गया कि 6,000 रुपया किसान निधि दे के जो आदमी अगर 20 बीघा 50 बीघा खेती करता है वो 6,000 में कर सकता है, और 5 किलो राशन मिलता है गरीब आदमी को। 5 किलो राशन से उनका पालन पोषण होगा? न वो न कमा सकता है, नहीं कुछ कर सकता है, न कपड़ा मिलेगा बच्चा को, न पढ़ाई लिखाई मिलेगा। और इसलिए उनके अति फेल हो चुकी है। इस बार बीजेपी की सरकार बहुत गिरने वाली है। आखिर कैसे, आप जो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस बार फिर चुनाव आया है, तो आप लोगों की क्या रणनीति होगी? हम लोग का रणनीति है कि अभी हम लोग दूसरे पार्टी को वोट देंगे, दूसरे पार्टी को जिताएंगे। तो क्या अगर दूसरे पार्टी को वोट देते हैं तो क्या व्यवस्थाएं बदल जाएगी? बदल तो जाएगी, कुछ तो इनसे तो कुछ सुधरेगी। तो क्या मतलब क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं कि हमारे क्षेत्र के जो भी हैं संसद है, आते हैं बस इलेक्शन में आएंगे, वादा करेंगे, इलेक्शन बाद फिर घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो यही तो करना है। रामकृपाल बाबू क्या करेंगे? रामकृपाल बाबू सबके घर में चूल्हा जलाएंगे न? रामकृपाल बाबू आके आपको सुख दुख में मिलेंगे? वो तो आपके पास आ रहे हैं, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना आपके पास आ रहे हैं, आके आपसे सुख दुख में शरीक हो रहे हैं, आपके हंसी में भी, आपके दुख में भी आपके बगल में आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? रामकृपाल बाबू से आप क्या आशा रखते हैं? उनका फंड का पैसा क्या हो रहा है ये तो बताएंगे ना वो, इसके लिए उनका फंड का पैसा क्या हुआ? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज है कि उनका फंड क्या हो रहा है। आप अगर एक सजग नागरिक है तो आपके पास में सरकार एक अधिकार दे के रखा है जिसका नाम है आरटीआई। आप क्यों नहीं आरटीआई करके जानना चाह रहे हैं कि रामकृपाल बाबू के संसदीय क्षेत्र में कितना रुपया मिला है खर्च करने के लिए, उसमें कितना रुपया खर्च किए और किस मद में खर्च किए हैं, यह आपको जानने का अधिकार है। और अब जानिए,
उनसे मिलिए। जब आप उनसे मिलते हैं, वो आते हैं, तो पूछिए कि आपने किस जगह पर क्या खर्च किया। आप श्वेत पत्र की बात कहिए। अगर आप जो आज प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें श्वेत पत्र लाने की बात कहिए। अथवा अगर उनसे प्रेम है, आते हैं, मिलते हैं, तो आप उनसे पूछिए। और उन पर विश्वास नहीं है तो आरटीआई कीजिए। और उन पे विश्वास था तभी उनको वोट दिया गया था। बिल्कुल। वोट देने के बाद उनसे विश्वास धीरे धीरे हट रहा है। हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में कहीं उनका काम नहीं होता है। न सही बात है। ये तो आप कल वोट दिए थे और उनको जिताए थे, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आप वोट दिए थे कि नहीं, इसकी जानकारी तो जनसाधारण को इसलिए है कि वो जीते थे, और जीतने के बाद वो आपके पास जब आ रहे हैं तो किस आधार पर आप कहिएगा कि वो काम नहीं कर रहे। जो व्यक्ति काम नहीं करता वो क्षेत्र में नहीं जाता, वो तो मुंह छिपा लेता है। वो तो आपके सामने कहीं काम नहीं नजर आता है। हम तो देखबे नहीं किए कि कहीं काम उनका चल रहा है। इस बार भी फंड बांटे हैं और सब पे रोक लगा है। पिछले सारे इलेक्शन में फंड दिए थे, सबको 2-2 लाख रुपया दिए थे, और उसके बाद उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। इस बार तो दिए हैं, सब पे रोक लगा दिए हैं कि सब इलेक्शन बाद होगा काम। तो जब अधिसूचना निकल जाएगी तो रोक तो लग ही जाएगा। क्या फंड की जो अभी चर्चाएं चल रही है, तो क्या फंड से कैसे विकास का वो एक हो सकता है मानक, लेकिन इसके बाद और क्या आपको दिखता है समस्या? पाटलिपुत्र भी है, इसके अलावा आ रहा है पटना साहिब भी। पूरे बिहार में लोकसभा का पर्व है, कैसे देखते हैं आप? मैंने क्या समस्याएं आती है? मूल समस्या क्या है? मूल समस्या क्या है कि इनके रीजन में, बीजेपी के रीजन में यहाँ का बेरोजगार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है। जितना सरकारी फंड का जॉब था वो बंद हो गया है, रेलवे बंद हो गया है। और सभी मोदी फिर आखिर युवा लोग या उनके परिवार कैसे चलेंगे? अब तो ये मोदी जी बताएंगे ना। बोलते हैं कि हम रोजगार दे दिए हैं। अभी यहाँ पे अभी चुनाव के वक्त सभी पार्टी के द्वारा घोषणा की जा रही है कि हम आएंगे, तो ऐसे लोक लुभावने संदेश भी दिए जा रहे हैं कि हम रोजगार लोग का देंगे। तो देख ले, बीजेपी का तो हम लोग 10 साल से देख लिए कि घोषणा करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। अब इसमें नई पार्टी आने वाली है। फिर कहा जा रहा है कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे। 400 का आंकड़ा पार नहीं होने वाला है। इस बार नीचे ही रहेंगे। तो किस चीज में 400 का आंकड़ा बताया जा रहा है? उनका 400 का आंकड़ा मैंने लोकसभा सीट में दिखाया जा रहा है कि हमारा संसद 400 रहेंगे। अच्छा, लेकिन हम तो 400 पार करेंगे। कारण सुनिए ना, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हर जगह हमारा काम बोल रहा है। आप अभी 6,000 की बात बोले, पहले 6 रुपया आपको मिलता था क्या? आप 20 बीघा 25 बीघा जमीन वाले लोग 10 लाख 20 लाख 25 लाख सरकार से लोन ले लिया करते थे और वही लोन माफ होता था। एक गरीब किसान को क्या 6 रुपया मिलता था? आज मोदी की सरकार में आपको 6,000 मिल रहा है, वो अभी आपको कम हो जा रहा है। स्वाभाविक है, मानव जीवन में जितना मिलता है उतना कम होते जाता है, लेकिन हम तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, और यहाँ पर वो हमारे बीच बैठे हैं दशरथ जी, इनका कहना है कि हम निश्चित तौर पर पार करेंगे 400 का आंकड़ा। हमारा नहीं पार करेंगे। कैसे नहीं पार करेंगे? आप किस, इन्होंने बता रहे हैं कि आप किस आधार पर, इस आधार पर ऐसे भी बोल रहे हैं कि अथी किसान निधि अमीर लोग को पहले लोन मिलता था, अभी गरीब को, तो आज भी गरीब को किसान निधि नहीं मिलता है। जिनके पास खेत नहीं है, पेटा पे खेत लेते हैं, मनी पर खेत लेके बुआई कर रहे हैं, तो उनको कहाँ किसान निधि? वो पेटाधारी है, वो पेटा पर ले रहे हैं, वो किसान है, किसानी कर रहे हैं, लेकिन किसान नहीं, क्योंकि उनके पास जमीन मिलता है किसान निधि कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास खेत है, जमीन है। तो 2000 से थोड़ी उनका बने अति होने वाला है। 6,000 रुपया साल में मिलेगा। तो आपका कहना है कि किसानों को मिल रहा है, जो खेतिहर मजदूर हैं उन्हें नहीं मिल रहा? उनको नहीं मिल रहा। हाँ, खेतिहर मजदूरों का भी कानून नहीं है। कानून उसके लिए निश्चित तौर पर अगली बार हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम खेतिहर मजदूरों के लिए सोचे। प्रथम स्तर में हमने किसानों को सोचा कि हर गरीब और छोटे से छोटे किसान जिनका 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन है, उनके पास में सुविधा मिलनी चाहिए। तो आज आपका कहना है कि पेटाधारियों को भी मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार इस बारे में सोचे। और आप जो कह रहे हैं कि हमारा सरकार, हम अलग वोट देंगे और हम अलग सरकार लाएंगे, किसको? या बिहार में आप वोट देंगे लालू यादव के कितने सीटों पर? क्या संसद के चुनाव में उनकी सरकार बनेगी? या इंडी गठबंधन को, किनको? राहुल गांधी को, जो अपना यहाँ के यूपी के अपना रायबरेली और ये अपना क्षेत्र छोड़ के भाग गए हैं वायनाड में, और जब चुनाव का समय आता है तो चल जाते हैं घूमने विदेश में।
किसको, या आप मुलायम सिंह यादव हालांकि को? आपने यहाँ कहा ठीक, अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से वायनाड की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मोदी जी भी गुजरात से बनारस पहुंचे हैं। मोदी जी अपना सीट पे मोदी ही है। जी गुजरात से बनारस वाराणसी इसलिए पहुंचे हैं कि वो महाकाल का स्थान है, भगवान शिव की भूमि है। गुजरात वायनाड शिव की भूमि नहीं है। उज्जैन भी तो है महाकाल। हाँ यस है, ये इसलिए तो भगवान शंकर के धाम पर आए हैं मोदी। नहीं, शंकर के धाम हो नहीं, आप क्षेत्र बदलने की बात हो रही थी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्षेत्र बदलने में हमारा क्षेत्र की बात इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी जी अपने सीट से हार कर नहीं गए हैं। यहाँ मार्के की बात है कि यहाँ पर राहुल गांधी अपना सीट हार के गए स्मृति ईरानी से। मोदी जी को किसी ने हराया नहीं तब वो आए, बल्कि वो तो आते कहे लेकिन मैं आया नहीं हूँ। बड़े नेताओं का अपने क्षेत्रीय सीट पे काहे नहीं चुनाव लड़ते हैं? वहाँ तो चाहे जीतते जाते ही हैं, रहते हैं, जीतते रहते हैं, जीतते कहाँ रहेंगे। जीतते हैं? आपको आप नहीं लगता हार कि के भाग रहे। बड़े नेता का अपना कोई एगो माने उसका एक सीट है, ऐसा अपने नहीं, क्षेत्रीय ऐसा सीट से नहीं, लड़ना ऐसा चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मोदी जी में हो, कोई कहीं चाहे से कोई लड़ भी सकता नेता है। हो, तो काहे हार नहीं के अपने भागने की बात हो रहा है, हार के भागने। अपने क्षेत्र का संसदीय सीट पे लड़ना चाहिए मोदी जी को। तो यहाँ पे गुजरात किसी के और तो हर सीट पर वो जीतते हैं, उसमें कोई एक सीट वहीं से नहीं। लड़े, तो ये बनारस क्यों? वाराणसी हमारा भगवान विश्वनाथ का धाम है वाराणसी और भी- हिंदुत्व की और इस देश के राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन भूमि की पहचान है। हम सनातनी हैं और सनातन में भगवान शिव से बड़ा कोई देवता नहीं, देव का देव महादेव कहा गया है। इसलिए महादेव की नगरी से नरेंद्र मोदी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं साहब, और सभी विरोधी दल चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे ठीक है, जो समाप्त हो महाकाल का जाएंगे। जगह है तो इंडिया में सिर्फ बनारस थोड़ी है, उज्जैन भी है, बैजनाथ धाम है, उसके बाद क्या बोलते हैं उधर अमरनाथ का है। तो सभी जगह तो ये तो वहां से भी लड़ सकते हैं। अमरनाथ की भूमि को, भगवान शंकर के भूमि को, श्री राम मंदिर के भूमि को, ऐसा कौन सा सनातनी मंदिर है जहां पर नरेंद्र मोदी ने विकास का काम नहीं किया है? कहाँ कॉरिडोर नहीं बनाया है? कहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया है? हर हर मोदी घर घर मोदी गुजरात में ऐसे नहीं हुआ। शंकर भगवान का मंदिर कहाँ? गुजरात में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन, उसका कॉरिडोर, सारी व्यवस्थाएं की गई है सर। वहीं से काहे नहीं लड़ते हैं मोदी जी? अरे काहे वहाँ- गुजरात से बनारस काहे आ जाते हैं? आपको ये एलर्जी क्यों है कि कहाँ से इस भारत अपने के क्षेत्र से लड़िए, अपने भारत स्टेट से के लड़िए। भारत के 543 नहीं, अभी राहुल गांधी पर जो सवाल उठाया था कि वो राहुल गांधी हार के वायनाड की, एक इसलिए लाइन- इन्होंने कहा एक लाइन, राहुल गांधी जी अपने चुनाव क्षेत्र से हार गए, उसके बाद गए, और मोदी जी कहीं से हारे नहीं मोदी जी है। को वहाँ से डर है गुजरात से कि हम यहाँ से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए दूसरे स्टेट में जाके लड़ेंगे तो वहाँ आपको आदमी नहीं जानता है मेरे बारे में। ये तो अतिशयोक्ति है। विरोधियों को बोलने का कोई शब्द नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आपको डर है अपने राजनीति क्षेत्र कर रहे हैं। से, तभी दूसरे के क्षेत्र से जाके लड़ेंगे। मुद्दाहीन राजनीति की बात हो रही है विरोधियों से। विरोधी लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है कहने का। केवल एक व्यक्ति केवल नरेंद्र मोदी करे। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी इस भारत के लिए एक अस्मिता का एक व्यक्ति नहीं, एक समष्टिगत प्रक्रिया बन गया है। और भारत परिवारवाद नजर आता है भा- तो सिर्फ परिवारवाद में लालू यादव ही है। मोदी जी के नजर में लालू यादव है जो ना परिवारवाद दो ही को तो है। परिवार वाले हैं, तीन परिवार वाले हैं। एक राहुल गांधी का परिवार, उसमें भाई बहन दामाद बहनोई सबका उसमें जगह है, सब कोई है। दूसरा में आइए, मुलायम सिंह यादव आज नहीं है, स्वर्गीय हैं, उनको बहुत बहुत आदर सम्मान करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन आज उनका जो दल है उसमें आप देखिए 6 से 7 लोकसभा सांसद केवल उन्हीं के परिवार के लोग लड़ते हैं। और हमको काफी दुख हो रहा है कि इस बार हमारे लालू भाई जी ने कम से कम 2 ही 3 में अपने को सिमटा लिया, अपने बाद बाकी बेटियों को सीट नहीं दिए। इसके लिए थोड़ा दुखी है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी में उनको बाद बाकी बेटियों को देना चाहिए। अभी 2 ही बेटी को दिए, बेटा उनका दोनों मंत्री है ही, अरे मंत्री थे, आज अभी विधायक है, और बेटियां सब सांसद बनेंगी। मोदी का कौन सा बेटा बेटी है? आपको पता है कि उनका बहन रामविलास जी के कब वो सीट है? रामविलास जी को आपने देखा नहीं कि एक ही केवल चिराग पासवान रह गए, उनके चाचा को हटा दिया गया। बानोई जो लड़ रहा है जमुई से,
रामविलास जी के दामाद हुए हाँ, रामविलास जी के, वो आज पार्टी वो परिवारवाद में नहीं है। वो आज पार्टी करा है। वो परिवारवाद में वो नहीं आज है। पार्टी करा है। हम एक विधायक के उसके बाद अशोक चौधरी हैं, उनका बेटी लड़ रही है शायद नवादा से या कहाँ से। तो डॉक्टर का परिवारवाद नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने गुनाह नहीं है। लालू किसान यादव का का बेटी तो उनका कही थी, उनका रोहिणी जी गुनाह है, उनका और रोहिणी उनका बेटा बेटी बने तो गुनाह नहीं, उनका परिवारवाद नहीं। उनका रोहिणी जी किस विधानसभा से या किस लोकसभा से या किस पंचायत से कहां से वो पहले राजनीतिक करियर शुरू किया है, वो बतलाइए आप। अशोक चौधरी अगर- के बेटी कहाँ से राजनीति की? किया है, कहाँ से किया है, पंचायत से किया है, कहाँ पंचायत में विधानसभा जीती से थी? किया है। हमको तो नहीं लगता है कि कहीं पंचायत में जीती होगी, वार्ड में जीती होगी पहली बार। विरोधियों का चश्मा वही का हो गया, क्या कीजिएगा, आपका चश्मा ही उल्टा हो गया। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच अभी चर्चाएं चल रही थी लोकसभा के चुनाव को लेकर, इस महापर्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों की बातें हो रही थी। 400 आंकड़ा पार करने की बात हो रही थी। विपक्ष वाले कह रहे थे कि 400 का आंकड़ा क्या आधा भी नहीं पार करेंगे। लेकिन जो भी हो, इस बार एक बार आप देख सकते हैं, एक बार फिर से लोकतंत्र के महापर्व में जनता का जो मिजाज है बदला बदला सा नजर आ रहा है। पटना से नवीन कुमार।